शरण की माँ ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे राज के साथ गुजारी थी जिसे अगर दुनिया जान जाती तो शायद उसे जीने भी ना देती। वह एक बिन ब्याही विधवा कहलाती थी, एक ऐसा ताना जो हर रोज उसके दिल को चीरता था। लोगों की नजरों में वह सिर्फ एक बेबस औरत थी, लेकिन किसी ने कभी उसके आंसुओं के पीछे छिपे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। उसने अपने बेटे शरण को सीने से लगाकर पाला, खुद भूखी रहकर उसे खिलाया, खुद टूट कर भी उसके सामने मुस्कुराती रही। शरण बचपन से अपनी माँ की आंखों में एक अजीब सी उदासी देखता था, लेकिन उसकी वजह कभी नहीं जान पाया। फिर एक दिन वह सच उसके सामने आया, जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसे पता चला कि उसकी माँ के साथ कभी ऐसा अन्याय हुआ था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और जिन लोगों ने ये सब किया था वे आज भी इज्जत और दौलत की चादर ओढ़कर समाज में सम्मानित कहलाते। उस रात शरण ने अपनी माँ के कांपते हुए हाथ अपने सिर पर रखे और कसम खाई कि वह उसके हर आंसू का हिसाब लेकर रहेगा। किसी को नहीं पता था कि फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, साधारण सा दिखने वाला ये युवक असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। उसने अपनी पहचान दुनिया से छिपा कर रखी थी, क्योंकि उसे दौलत नहीं, इंसाफ चाहिए था। अपनी माँ के गुनाहों तक पहुंचने के लिए वो एक ड्राइवर बनकर उनके घर में दाखिल हुआ। सब उसे एक मामूली नौकर समझते रहे। कोई नहीं जानता था कि उसकी खामोश निगाहें हर चेहरे को पहचान रही है और उसका दिल बरसों पुराने जख्मों की आग में जल रहा है। लेकिन ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, जो किसी भी हद से गुजर सकती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि शांत और साधारण दिखने वाला शरण एक दिन ऐसा तूफान बन जाएगा जो वर्षों से छिपे हर सच को दुनिया के सामने ला खड़ा करेगा। जिन लोगों ने उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद की थी, उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब उनके घर की चौखट पर खड़ा है और उनकी बर्बादी की कहानी शुरू हो चुकी है। देखो, तुम मुझे अभी तलाक मत दो जब तक मैं अपने रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं ढूंढ लेती। तुम अपनी पत्नी और बेटी से झूठ बोलकर मुझे अपने साथ रख लो। मैं बहुत जल्दी कोई जगह ढूंढकर चली जाऊंगी। वह सिसकते हुए मासूमियत से बोली। तो शरण ने अपने सामने खड़ी लड़की को गौर से देखा, जिसकी आंटी ने उस पर इल्जाम लगाकर उसकी शादी जबरदस्ती अपने घर के ड्राइवर शरण से करवा दी थी और उसे घर से निकाल दिया था। मैं तुम्हें क्यों रखूं? तुम्हारी वजह से मेरा बनाया खेल बिगड़ गया। शरण की आंखों में अचानक सख्ती आ गई और उसके बोलने का तरीका भी बदल गया। अब वो गुस्से में बोला। शरण की बात सुनकर चारुल ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या मतलब? चारुल की बात सुनकर शरण ने नजरें घुमाई, फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम्हें रहने की जगह भी दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, चारुल ने तुरंत कहा। उस पर शरण हल्का सा मुस्कुराया, बोला, पहले मेरी शर्त तो सुन लो। ये शर्त है कि तुम्हें मुझे एक वारिस देना होगा, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरी पत्नी मां नहीं बन सकती। शरण की ये बात सुनकर चारुल का चेहरा हैरानी से खुला रह गया। वह अपना रोना भी भूल गई थी। वह हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें करना होगा, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। जहां जाना है चली जाना। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप भी मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो ठीक है, मेरी बात मान लो और मेरी पत्नी और बेटी की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो मैं अभी तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज, मैं चुप नहीं रहूंगी, आपकी हर बात मान लूंगी। चारुल ने जल्दी से अपने होठों पर उंगली रखकर कहा। उसकी इस हरकत पर शरण के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने एक नजर उसे देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। चारुल पूरे रास्ते चुप रही। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक छोटे और टूटे फूटे घर के सामने आकर रुकी। नीचे उतरो, शरण गाड़ी से उतरते हुए बोला और चारुल को भी उतरने का इशारा किया। खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। चारुल उसके पीछे पीछे चलती हुई अंदर गई। घर बहुत खराब हालत में था, जैसे बहुत समय से कोई वहां नहीं रहा हो। शरण घर के अंदर खड़ा हुआ तो चारुल ने घबराते हुए पूछा, क्या ये आपका घर है? आपकी पत्नी और बेटी कहाँ हैं? वे लोग यहाँ नहीं रहते, वे अपने मायके में रहती है। यहाँ अब तुम ही रहोगी। इस घर को साफ करना, हर काम तुम्हें खुद से करना होगा। हर चीज को ठीक जगह पर रखना होगा, ठीक है? लेकिन अगर वे लोग यहाँ आ गए तो चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं आएंगे। तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। और हाँ, मेरे पास अभी कोई नौकरी भी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं काम मिल जाए। अभी मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उनसे मैं राशन लगवाऊंगा और तुम्हें हिसाब से खर्च करना होगा। बाहर से कुछ मंगवाने की मेरी हालत नहीं है।
जी ठीक है, जैसा आप कहें। अब मैं जा रहा हूँ, रात में वापस आऊंगा। ये कहकर सरन वहां से चला गया। चारुल ने पूरे घर को देखा। ये घर भले ही टूटा हुआ था, लेकिन उस घर से बेहतर था जहां उसकी आंटी का राज चलता था, जहां उसे मार सहनी पड़ती थी, झूठे इल्जाम झेलने पड़ते थे। सुबह की बात याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और दुपट्टा कसकर कमर पर बांधा और सफाई करने लगी। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने पूरे घर को साफ कर दिया। अब घर बिल्कुल नया सा लग रहा था। चारुल ने एक नजर घर को देखा और फिर फर्श पर बैठकर दीवार से टिक गई। जैसे ही अपनी आंखें बंद की, सुबह का दृश्य उसके सामने घूम गया। देखो, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं माँ से कहकर तुम्हारी तनख्वाह बढ़वा दूंगी और तुम जो कहोगे मैं करूंगी। बस एक बार मेरे साथ मेरे मंगेतर बनकर कॉलेज की पार्टी में चलो। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि तुम जैसा अच्छा इंसान मेरा साथी है। रैना ने सरन का हाथ पकड़कर विनती की। उस पर सरन ने उसकी आंखों में देखा। तभी चारुल वहां आई और बोली, मैडम, आप क्या कह रही हैं? आपने इनका हाथ क्यों पकड़ा है? चारुल की आवाज सुनकर रैना ने गुस्से से उसे देखा और बोली, तुम यहाँ से जाओ और देखो अंकल आंटी यहाँ ना आ जाए। फिर वह सरन की तरफ मुड़ी और बोली, आप चलिए ना मेरे साथ। चारुल चुपचाप वहां से हट गई और सरन रैना के साथ चला गया। पार्टी में पहुंचकर रैना ने सबको बताया, ये सरन है, मेरे मंगेतर। एक लड़की सरोज ने तंज कसते हुए कहा, सच में ये तुम्हारा मंगेतर है या किराए का है? रैना गुस्से में बोली, बकवास मत करो। सरोज बोली, सच ही तो कह रही हूँ, ये तुम्हारे जैसा नहीं लगता। फिर उसने सरन से पूछा, क्या आपको ये पैसे देकर लाई है? रैना नाराज हो गई, लेकिन सरोज नहीं रुकी और बोली, आपको पता है ये लड़की कैसी है? ये आज आपको लाई है, कल आपकी दौलत पर जिएगी और परसों किसी और के पीछे भाग जाएगी। रैना गुस्से में बोली, अपनी जुबान संभालो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सरोज हंसते हुए बोली, मुंह तोड़ना तो तुम्हारी आदत है, जैसे तुमने आरिका, ईशान, सुदीप के साथ किया था। अब बताओ अलग कौन है? उसकी ये बात सुनकर सरन सोच में पड़ गया और वहीं खड़ा सब देखता रह गया। मगर अब और नहीं। तुमने जिन जिन के साथ खेलना था खेल लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। तुम जैसी लड़की की वजह से बाकी लड़कियों को धोखा मिलता है, उनकी जिंदगी पर दाग लग जाता है, सिर्फ तुम्हारी जैसी लालची और चालाक लड़कियों की वजह से। और आप मुझे बताइए, आपने इस लड़की में ऐसा क्या देखा या आपने इससे शादी कर ली? सरोज की बात सुनकर सरन हैरान रह गया। उसके होठों से अटके हुए शब्द निकले तो सरोज ने ताली बजाते हुए सबकी तरफ देखा और बोली, अरे वाह, इनकी शादी हो गई और दूल्हे को ही नहीं पता। तभी आरिक वहां आ गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। एक मिनट आरिक, मुझे अपनी बात पूरी करने दो, सरोज बोली। मैं कह रहा हूं ना, चलो यहाँ से, आरिक ने गुस्से में कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे डटकर दिखाए। आज मैं इस लड़की की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। आप अगर अभी इसी वक्त इस लड़की को छोड़ देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये देख रहे हैं ना आप। सरोज ने आरिक का हाथ आगे किया जहां पट्टी बंधी हुई थी। बोली, आपका हाल भी ऐसा ही होगा। सरन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। ललिता ने बीच में आते हुए कहा, सरन आप मेरे साथ चलिए, ये लड़की पागल हो गई है और बेकार की बातें कर रही है। और उसने सरन का हाथ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन सरन ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये क्या कह रही थी? सच बताओ। सरोज बोली, सच सुनना है तो सुनिए। ये रैना लड़कों के साथ समय बिताती है और फिर उनकी वीडियो बना लेती है, जिससे उनकी इज्जत खत्म हो जाती है। और यही इसने मेरे भाई जैसे आरिक के साथ किया। इसने ऐसी वीडियो बनाई जिसमें ये खुद नजर नहीं आती, लेकिन आरिक साफ दिखता है। फिर जब उसने रिश्ता खत्म करना चाहा तो इसने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए, हर हफ्ते लाखों रुपए। और ये सिर्फ आरिक के साथ नहीं, कई लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी है। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। इससे पहले कि सरोज और कुछ कहती, रैना ने गुस्से में आके उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। सरोज ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने गाल को पकड़ा और उसे देखा। तभी सरन ने गुस्से में रैना का हाथ पकड़ लिया और बोला, अगर तुमने दोबारा हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आया हूँ। और तुम बताओ आरिक, इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? सरन की बात पर आरिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने प्यार की सजा भुगती है। 3 साल तक ये मेरे साथ रही, मैंने इसकी हर इच्छा पूरी की, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया। मेरी वीडियो बनाकर मुझे पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगी। हर हफ्ते 1 या 2 लाख रुपए मांगती थी। मैं कोई पैसे छापने वाली मशीन नहीं हूँ।
शुरू में मैंने इसे पैसे दिए और इसे छोड़ने की भीख मांगी, लेकिन इसने मेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दी। मेरे माँ बाप के सामने मुझे शर्मिंदा किया, मेरी बहन के सामने ऐसी बातें कही कि मैं खुद बुरा इंसान समझने लगा। इतना कहकर आरिक अपनी बहन सरोज का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। सरन ने रैना की तरफ देखा और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसी घटिया लड़की के साथ यहाँ आऊंगा। अगर तुमने फिर कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। जैसे जाना है जाओ। इतना कहकर सरन वहां से चला गया और रैना गुस्से से पैर पटकती रह गई। जब रैना घर पहुंची तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह अपनी माँ के पास बैठ गई, लेकिन उसके मन में बदला लेने की आग जल रही थी। उसने सोचा, इस छोटे से ड्राइवर की इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी उसकी नजर रसोई में काम करती चारुल पर पड़ी और उसके दिमाग में एक चाल आई। वह रसोई में गई और बोली, चारुल इधर आओ। चारुल पास आई तो उसने कहा, सामने वाले कमरे से मेरा सामान ले आओ। चारुल हिचकिचाई और बोली, वह तो ड्राइवर सरन का कमरा है ना, मैं कैसे जाऊं? रैना ने सख्ती से कहा, मुझे बहस पसंद नहीं है। आंटी ने कहा है सामान लाने को, अगर नहीं मानोगी तो तुम्हें पता है क्या होगा। आंटी का नाम सुनते ही चारुल डर गई और कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही वह अंदर गई, रैना ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और अपनी माँ को बुलाने चली गई। उधर सरन जब घर लौटा, कमरे में आया तो उसने चारुल को अंदर देखकर गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चारुल डरते हुए बोली, मुझे आंटी ने भेजा था सामान लेने को। सरन बोला, यहाँ कोई सामान नहीं है। चारुल घबरा गई और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वह रोने लगी। तभी बाहर से आंटी और रैना की आवाज आई। दरवाजा खुला। आंटी गुस्से में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? रैना ने मौका देखकर कहा, मैं पहले ही कह रही थी ना, इन दोनों का चक्कर चल रहा है, आज रंगे हाथों पकड़े गए। चारुल रोते हुए बोली, नहीं आंटी, मुझे रैना ने भेजा था, लेकिन रैना ने झूठ बोल दिया। आंटी ने सरन की तरफ देखा और बोली, अब इसका एक ही हल है, शादी अभी इसी वक्त। तुम दोनों की शादी होगी और तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओगे। चारुल फर्श पर बैठकर रोने लगी और रैना मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने बदला ले लिया था। बाद में रैना अपनी माँ से बोली, आपने बहुत अच्छा किया, दोनों से छुटकारा मिल गया। उसकी माँ बोली, याद रखो ये घर चारुल के पिता का है, लेकिन अब हमें कोई डर नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरन कुछ सामान लेकर आया। उसने चारुल को सामान देकर कहा, खाना बना लेना, और चला गया। चारुल चुपचाप उसे देखती रही। उसके लिए इतना ही काफी था कि उसे रहने की जगह मिल गई थी। उधर सरन अपनी माँ दुर्गा के पास पहुंचा। उसने कहा, माँ आपकी इच्छा पूरी हो गई, मैंने शादी कर ली। शादी कर चुका हूँ? शादी कर चुके हो? मगर किससे और कब? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो लड़की, कहाँ से है और अभी कहाँ है? माँ, एक समय में एक सवाल पूछिए, इतने सवाल करोगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा? सरन अपनी माँ दुर्गा को गले लगाकर मुस्कुराते हुए बोला। उस पर उसकी माँ ने नाराज नजरों से उसे देखा। अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ। वह लड़की बहुत सीधी और मासूम है। उसे लगता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। पता नहीं उसके दिमाग में ये गलत बात किसने डाल दी है। अब मुझे उसकी ये गलतफहमी दूर करनी है और उसे ये भी सिखाना है कि अपने हक के लिए आवाज कैसे उठाते हैं। सच कहूँ तो वह आपकी जवानी की परछाई लगती है, जैसे मेरी माँ मेरे सामने जवान होकर खड़ी हो गई हो। दुर्गा ने हैरानी से उसे देखा और बोली, आखिर ऐसी कौन है जिसने मेरे बेटे को इतना बदल दिया जो मुझे उसमें दिखने लगी है? सरन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ तो मेरे लिए सबसे पहले है, लेकिन जब आप उससे मिलेंगी तो आपको खुद समझ आ जाएगा। बस आप मुझसे वादा कीजिए, सच्चाई जानकर तुरंत फैसला नहीं करोगी। कैसी सच्चाई? दुर्गा की आवाज गंभीर हो गई तो सरन ने कहा, चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आपने दवाई ली? दुर्गा ने कहा, ले ली। सरन बोला, अब अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अब आपको अपनी छोटी बहू को भी संभालना होगा। मुझे नहीं लगता वह खुद को संभाल पाएगी। दुर्गा हंसकर बोली, मेरी बहू की बुराई मत करो, नहीं तो कान खींचूंगी तुम्हारे। और वैसे भी जिसे मेरा बेटा पसंद करे वह गलत नहीं हो सकती। सरन मुस्कुरा दिया और कुछ देर माँ से बातें करता रहा। तभी उसका फोन बजा। वो बोला, माँ आप आराम करें, मैं जरूरी फोन सुनकर आता हूँ, और वहां से चला गया। फोन पर उसने सख्ती से कहा, जल्दी से सारे कागज तैयार करो, डॉक्टर की रिपोर्ट, फाइलें, सब कुछ 3 दिन में चाहिए। मैंने पहले ही बहुत समय दे दिया है। अगर 3 दिन में काम नहीं हुआ तो चौथा दिन तुम्हारे लिए नहीं होगा। फोन बंद करके वह अपने कमरे में गया, जहाँ एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उसने सिगरेट जलाई और गुस्से से बोला,
20 साल मैंने अपनी माँ को तड़पते देखा है। हर आंसू का हिसाब लूंगा मैं तुमसे तेजवीर। तुमने मेरी माँ को दुख दिया, मुझे नाजायज कहकर अपनी जिंदगी से बाहर किया। सब कुछ जानने के बाद भी तुमने मेरी माँ को धोखा दिया। अब तुम्हारी बर्बादी तय है। वह गुस्से में तस्वीर फेंककर कमरे से बाहर निकल गया। रात गहरी हो चुकी थी। चारुल ने मेहनत से दाल और चावल बनाए, 2 प्लेटें लगाई और सरन का इंतजार करने लगी, लेकिन वह नहीं आया। उसका दिल घबरा रहा था। उसने सोचा वह शायद अपनी पहली पत्नी और बेटी के पास होगा। मैं तो बस एक बोझ हूँ जो एक मजबूरी में हुई शादी की वजह से उसकी जिंदगी में आ गई हूँ। उसके आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे सरन की वह शर्त याद आई कि उसे उसकी वारिस देना होगा। उसने ठान लिया कि वह ऐसा नहीं करेगी। 3 दिनों में वो कोई काम ढूंढकर यहाँ से चली जाएगी, सरन से अलग हो जाएगी, ताकि उसकी असली पत्नी और बेटी का हक ना छीने। अगले 3 दिन चारुल ने आसपास काम ढूंढा और आखिर एक छोटे स्कूल में उसे बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई। वह खुश होकर घर लौटी और सोचा शरण को ये बताएगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो शरण खड़ा था। उसने कहा, तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलना है। चारुल घबरा गई और पूछा, कहाँ? शरण ने कहा, तुम्हारी असली जगह, जहाँ तुम्हारा हक है। यह सुनकर चारुल डर गई। उसे लगा वह उसे फिर उसी नर्क में छोड़ देगा जहाँ से वो आई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे वहां मत ले जाइए, मैं काम कर लूंगी, बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन सरन चुप रहा और उसे चलने को कहा। वह रोती रही, लेकिन सरन उसे लेकर चल पड़ा। उधर उस घर में तेजवीर अंकल लौट आए थे और चारुल को ढूंढ रहे थे। आंटी ने झूठी कहानी सुनाई कि चारुल ने ड्राइवर सरन के साथ गलत संबंध बना लिए थे, इसलिए उनकी शादी कर उन्हें घर से निकाल दिया गया। यह सुनकर तेजवीर को झटका लगा। तभी बाहर गाड़ी रुकी। सब लोग बाहर आए तो देखा सरन एक शानदार गाड़ी से उतरा। वह अब ड्राइवर जैसा नहीं, बल्कि एक अमीर और ताकतवर आदमी लग रहा था। उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और चारुल को बाहर उतारा। चारुल अपने अंकल को देखकर रोती हुई उनकी तरफ भागी, लेकिन सरन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगी। तेजवीर गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को छूने की? इसे मैंने बचपन से पाला है, इस पर मेरा हक है। तुम जैसे आदमी हमारी बराबरी कैसे कर सकते हो? सरन हल्का सा मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में ऐसा आत्मविश्वास था जिसने सबको चौंका दिया। सरन ने चारुल को अपने पास खींचते हुए उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया था, पर पकड़ नरम थी, लेकिन उसके चेहरे की सख्ती बता रही थी वह कितने गुस्से में है। चारुल अचानक इस हरकत से डर गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। छोड़ दो उस बच्ची को, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तेजवीर गुस्से से चिल्लाया। सरन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तेजवीर। सालों के बाद तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथ लगी है, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? कौन हो तुम और मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तेजवीर गरजा। सरन की आंखों में नफरत चमक उठी। वो बोला, मैं तुम्हारे प्रेमिका का मुंह बोला बेटा हूँ, जिसको तुमने अपने अय्यासी के लिए इस्तेमाल किया। वही बेटा जिसे तुमने अनाथ समझकर अपनी पत्नी के डर से मारने की कोशिश की थी। वही बेटा जिसे तुमने उसकी माँ के साथ मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था, क्योंकि तुम अपनी नई पत्नी के साथ खुश थे, और मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बोझ था। मैं सरन हूँ, दुर्गा का बेटा, वही दुर्गा जिसे तुमने प्यार का भरोसा दिया, फिर बीच रास्ते में छोड़ दिया। मेरा क्या कसूर था? मेरी माँ का क्या कसूर था? जवाब दो। तुम्हारी वजह से मेरी माँ दर दर भटकती रही। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल दर्द में बिताए। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? कभी नहीं। गुस्से में उसने चारुल की गर्दन पर चाकू रख दिया। ये देखकर तेजवीर घबरा गया। बोला, देखो उसे कुछ मत करना, अगर उसे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। सरन ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारी धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी रैना गुस्से में आगे बढ़ी, लेकिन सरन ने चाकू फेंककर उसे भी पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रैना दर्द से चीख उठी। उसकी माँ घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें जो करना है चारुल के साथ करो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना। सरन जोर से हंसा और बोला, अभी कुछ देर पहले तुम चारुल के लिए रो रहे थे और अब अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। वाह क्या प्यार है। रैना को उसने कसकर पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। तेजवीर जमीन पर गिरकर हाथ जोड़ने लगा, लेकिन सरन की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। उसने कहा, ये तो अभी शुरुआत है, तुम्हें वही दर्द महसूस कराऊंगा जो मेरी माँ ने सहा। उसके इशारे पर उसके लोग एक बड़ी स्क्रीन चालू कर देते हैं, जिस पर तेजवीर के सारे गैरकानूनी काम, धोखाधड़ी, अपराधों के सबूत दिखने लगते हैं। सरन बोला, ये सबूत 3 मिनट में पुलिस और मीडिया तक पहुंच जाएंगे।
तुम्हारी इज्जत और दौलत सब कुछ खत्म हो जाएगी। उसने रैना को धक्का देकर गिरा दिया। तेजवीर के सामने खड़ा होकर बोला, अब तुम्हारे पास एक मौका है। तुम्हारे सामने दो लड़कियां हैं, एक तुम्हारी अपनी बेटी, दूसरी तुम्हारी पत्नी की सहेली की बेटी। उनकी आखिरी निशानी बताओ, किससे बचाओगे? उसने रिवॉल्वर निकालकर रैना के सिर पर रख दिया और बोला, अगर तुम मेरे सामने झुककर माफी मांगोगे और किसी एक की जिंदगी मांगोगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। बताओ किसे बचाना है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रैना तड़प रही थी। चारुल उम्मीद भरी नजरों से अपने अंकल को देख रही थी। तेजवीर के माथे पर पसीना था। उसने एक नजर रैना पर डाली और फिर चारुल की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल वह रोते हुए बोला, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। सरन जोर से हंसा और बोला, अभी तो तुम कह रहे थे चारुल को तुमने बचपन से पाला है, तुम्हारी पत्नी की सहेली की आखिरी निशानी है, अब क्या हुआ उस प्यार का? तेजवीर ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे इस लड़की से कभी कोई लगाव ही नहीं था। मैं तो सिर्फ उसकी संपत्ति के लिए इसे अपने पास रखा हुआ था। ये मेरे लिए सिर्फ एक साधन थी। ये सुनकर चारुल का दिल टूट गया। वह अंदर से पूरी तरह खत्म हो गई। तेजवीर चिल्लाया, इसे मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। चारुल की आंखों से आंसू भी सूख गए। वह चुप खड़ी रही। शरण ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, देख लिया ये तुम्हारा सच? ये लोग तुम्हें बेच भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। फिर उसने रैना को छोड़ दिया। तेजवीर के पास जाकर बोला, तुमने अपनी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन अब तुम सब कुछ हार चुके हो। चारुल की संपत्ति के कागज अब मेरे पास है और तुम अब कुछ नहीं रहे। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई और अधिकारी अंदर आ गए। उन्होंने तेजवीर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आंटी रोते हुए सरन के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन सरन ने ठंडी नजर से कहा, तुम्हारा पहला अपराध तब हुआ जब तुमने मेरी माँ को जहर दिया और उसे घर से निकाल दिया। दूसरा अपराध ये कि तुमने चारुल पर इतने साल अत्याचार किए, उसे नौकर की तरह रखा। अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। आंटी रोते हुए चारुल से माफी मांगने लगी, लेकिन चारुल चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था, जैसे उसके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका हो। तभी सरन की आवाज गूंजी, चारुल, अगर तुमने उन्हें बचाने के बारे में सोचा भी तो एक बार, सिर्फ एक बार उस दर्द को महसूस करना जो उन्होंने तुम्हें दिया है। ये फैसला तुम्हारा है, मगर याद रखना, तुम्हारे अंकल अब तक वो सांप थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए तुम्हें डसा और अब तुम्हारी कुर्बानी देने को भी तैयार हो गए थे। चारुल के होंठ कांपने लगे। उसने अपने अंकल तेजवीर की तरफ देखा जो अब नजरें झुकाए खड़ा था, और फिर अपनी आंटी की तरफ देखा जिसके हाथों के निशान अब भी उसके शरीर पर नील के दाग बनाकर मौजूद थे। चारुल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। इन्हें ले जाइए इंस्पेक्टर। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। न्याय को अपना काम करने दीजिए। पुलिस सबको पकड़कर बाहर ले जाने लगी। रैना चीखती रही, आंटी रोती रही और तेजवीर सिर झुकाए अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ता गया। हॉल में अब सिर्फ सरन और चारुल रह गए थे। चारुल ने एक नजर इस खाली महल पर डाली। वह आजाद थी, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत भारी थी। सरन ने चुपचाप अपना कोट उतारकर चारुल के कंधों पर रख दिया, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो अब कोई उसे छू भी नहीं सकता। सरन की गाड़ी एक बहुत बड़े और शानदार घर के सामने रुकी। चारुल, जो अब तक सदमे में थी, बाहर का नजारा देखकर रुक गई। ये वो टूटा हुआ घर नहीं था जहां सरन उसे पहले लेकर गया था। ऊंची दीवारें, चमकती रोशनी और बड़ा सा बगीचा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नीचे उतरो चारुल, सरन ने नरम लेकिन सख्त आवाज में कहा। चारुल जैसे किसी सपने में उसके पीछे चल पड़ी। जैसे ही वो अंदर गई, नौकरों की कतार उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। सरन उसे सीधे एक बड़े हॉल में ले गया जहां उसकी माँ दुर्गा सोफे पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। माँ, ये है चारुल, सरन ने पास जाकर कहा। चारुल घबराकर दुर्गा की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने जल्दी से सरन की आस्तीन पकड़ ली। उसकी आंखों में डर और विनती थी। सरन, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपकी पत्नी और बेटी अगर मुझे देख लेंगी तो क्या सोचेंगी? कृपया मुझे तलाक दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। मैंने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली है, मैं अपना खर्च खुद उठाऊंगी। बस मुझे इस गलती का हिस्सा मत बनाइए। मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। चारुल रोते हुए बोली। दुर्गा ने हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देखा, जबकि सरन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने चारुल के दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और बोला, किसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है? शरण की आवाज अब पहले जैसी सख्त नहीं थी, बल्कि उसमें अपनापन था। चारुल चौंक गई और बोली, लेकिन आपने खुद कहा था आपकी पत्नी मां नहीं बन सकती और आपकी एक बेटी भी है।
सरन हंस पड़ा और उसकी माँ भी मुस्कुराने लगी। चारुल, वह सब एक योजना थी। सरन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इतनी डरी हुई थी, अगर मैं सच बता देता तो मुझ पर भरोसा नहीं करती। मुझे तुम्हें उस माहौल से निकालने के लिए एक कारण चाहिए था, इसलिए मैंने वो झूठ कहा। मेरी कोई पत्नी नहीं और ना ही कोई बेटी है। तुम खुद सोचो, मेरी शादी नहीं हुई, ना ही मेरी बेटी है। तुम इतनी डरी हुई थी, छोटी सी बात मैं नहीं समझ पा रही थी। मैंने अपनी जिंदगी के साल सिर्फ अपनी माँ के लिए जिए हैं और तुम्हारी आंखों में भी वही दर्द देखा, इसलिए मैंने ये सब किया। दुर्गा आगे बढ़ी और चारुल का माथा चूमते हुए बोली, स्वागत है बेटी। शरण ने तुम्हारे बारे में सच कहा था। अब ये तुम्हारा घर है और यहाँ तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चारुल की टांगें कांप गई और वह सोफे पर बैठकर रोने लगी। ये आंसू दर्द नहीं बल्कि राहत और सुकून के थे और रोशनी से जगमगा रहा था। और कुछ समय के बाद वही चारुल जो कभी दुखों में डूबी थी, आज लाल रंग के सुंदर विवाह के जोड़े में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसके कपड़ों पर सुनहरी कढ़ाई उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ शरण सफेद और गहरे लाल रंग की शेरवानी में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। उसके चेहरे की शक्ति अब सुकून से भरी मुस्कान में बदल चुकी थी। जब शरण ने चारुल का हाथ थामा तो चारुल के चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों झलकने लगी। आज दोनों के दिलों में एक नई जिंदगी की शुरुआत और सच्चे प्रेम का एहसास था। आज दुर्गा ने अपने बहू और बेटे को गले लगाकर अपनी 35 साल पीछे की कहानी सुनाने बैठी थी, जो बहुत ही दर्दनाक थी। ये कहानी 35 साल पहले की है, जब दुर्गा एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, जहाँ हर सुबह उसके लिए बस एक नई लड़ाई लेकर आती थी। अपनों का प्यार क्या होता है ये उसने कभी जाना ही नहीं था। उसी आश्रम में देखभाल करने वाला था तेजवीर। बाहर से सभ्य और भीतर से बेहद चालाक आदमी। दुर्गा की खूबसूरती पर उसकी नजर पड़ी तो वो उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा। दुर्गा सच्चे दिल वाली थी और ऐसे छल कपट को समझ नहीं पाती थी। तेजवीर ने मीठी बातों और झूठे वादों का जाल बुनकर उसे अपने भरोसे में ले लिया। उसने शादी का वादा किया। दुर्गा ने उस झूठ को ही अपनी दुनिया मान लिया। उसी दौरान 2 महीने का एक मासूम बच्चा अनाथ आश्रम में आया, जिसके माता पिता एक हादसे में जलकर मर चुके थे। वह बच्चा था सरन। दुर्गा ने उसे पहली बार गोद में लिया तो जैसे उसके सूने दिल में पहली बार ममता जागी। उसने उसे अपने सीने से लगाकर अपना सब कुछ मान लिया। वह जानती थी अनाथ होना कैसा होता है, इसलिए उसने सरन को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। उधर तेजवीर का खेल पूरा हो चुका था। उसने दुर्गा की मासूमियत और उसकी खूबसूरती का फायदा उठाया और फिर एक दिन बिना कुछ कहे उसे छोड़कर अपने घर वालों की पसंद से दूसरी शादी कर ली। दुर्गा फिर से अकेली रह गई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पास सरन था। उसने अपने आंसुओं को छुपाकर उसे पालना जारी रखा, लेकिन उसके दिल में तेजवीर की धोखेबाजी का जख्म हमेशा ताजा रहा। साल बीतते गए, सरन बड़ा होता गया। एक दिन जब उसे अपनी माँ की पूरी कहानी पता चली तो उसकी आंखों में आंख भर गई। उसने उसी दिन कसम खाई कि वह अपनी माँ के हर आंसू का हिसाब तेजवीर से लेगा। और फिर शुरू हुआ उसका खेल। उसने अपनी असली पहचान छुपाकर एक साधारण ड्राइवर बनकर तेजवीर के घर में कदम रखा, लेकिन ये उसे नहीं पता था वहां उसे अपनी माँ की ही परछाई मिलेगी। वही थी चारुल, एक मासूम लड़की जो अपने ही घर में नौकर की तरह जी रही थी, आंटी और अंकल के अत्याचार सहती हुई। उसकी आंखों में वही डर, वही दर्द था जो कभी दुर्गा की आंखों में था। सरन का दिल पहली बार अपने बदले की आग से हटकर किसी और के लिए धड़क उठा। उसने चारुल को बचाने का फैसला किया। हालात ऐसे बने, उसे उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन ये शादी सिर्फ एक मजबूरी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे एक अनकही मोहब्बत में बदलने लगी। चारुल की मासूमियत और सरन की खामोश हिफाजत के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा। और फिर वह दिन आया जब सच का पर्दाफाश हुआ। तेजवीर के सारे गुनाह सबके सामने आ गए। उसका घमंड टूट गया। पुलिस उसे लेकर चली गई। चारुल को उसका हक मिल गया, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। जब चारुल को पता चला सरन ने जो कुछ भी किया वह सिर्फ बदले के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी था। उसके दिल में सरन के लिए एक नया एहसास जन्म ले चुका था। और फिर एक भव्य समारोह में, जहां चारों तरफ रोशनी और खुशियां थी, सरन ने सबके सामने चारुल का हाथ थामा और कहा, यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा फैसला था। और तभी अचानक एक और सच सामने आया। दुर्गा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी के थे, क्योंकि उसका बेटा सिर्फ बदला लेने वाला नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी बचाने वाला इंसान बन चुका था। उसी पल चारुल ने सरन की तरफ देखा और उसकी आंखों में वह सुकून पाया
जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और कहानी का अंत एक ऐसे दृश्य के साथ हुआ जहां अंधेरे से निकलकर रोशनी में खड़े दो लोग सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामे नहीं थे, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, जहां बदले की आग मोहब्बत की रोशनी में बदल चुकी थी। और ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि उस जीत की बन गई जहां सच्चाई और प्यार ने हर साजिश को हरा दिया। सुहाग रात की सजी हुई सेज पर बैठी चारुल अभी भी शक के एक भंवर में फंसी हुई थी। जैसे ही सरन कमरे में आया, वह तुरंत उठ खड़ी हुई, उसके पास गई, उसके पैर छुए, अपने पति सरन का आशीर्वाद लिया, फिर उसका हाथ अपने सिर पर रखते हुए धीमी लेकिन कांपती आवाज में बोली, मैं एक बात साफ करना चाहती हूँ। उस रात तुम और रैना एक दूसरे के इतने करीब होकर क्या कर रहे थे? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन मैं चुपचाप तुम दोनों की बातें सुन रही थी, क्योंकि अगर मैं वहां जाती तो रैना मुझे मार डालती। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी पत्नी को मुंह मांगी कीमत दूंगी और तुम मुझसे संबंध बना लो, मैं तुम्हें वारिस दूंगी। सरन, तुम मुझे बेहद पसंद हो, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। और तुम बस चुपचाप उसकी आंखों में देख रहे थे। उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अब बताओ सच्चाई क्या थी? मुझे अभी भी शक है, कहीं तुम सच में शादीशुदा तो नहीं हो। बताओ सरन, आखिर क्या था वह जो तुम दोनों के बीच कई महीनों से चल रहा था? और जब भी मेरी नजर पड़ती तुम दोनों अचानक चुप क्यों हो जाते थे? एक बात और बताओ सरन, तुम मुझे पहले से ही पसंद थे, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम्हारी बीवी और बच्चा है और तुम रैना के साथ इतने करीब हो, तब मुझे तुमसे नफरत होने लगी थी। तुम कितने धोखेबाज निकले, जो अपनी पत्नी के नहीं हो सकते तो किसी और के क्या होगे? चारुल की आंखों में आंसू थे, आवाज में टूटन साफ झलक रही थी। शरण ने गहरी सांस ली और उसके करीब आकर बोला, जो तुमने देखा वह सब सच नहीं था। तुम अभी भी गलतफहमी में जी रही हो। रैना एक चालाक और चरित्रहीन लड़की थी। मुझे देखते ही उसकी नीयत खराब हो जाती थी। उसके कॉलेज में एक अमीर लड़का था जिसे वो पाना चाहती थी, और उसी के लिए वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी, ताकि मैं उसका नकली मंगेतर बन जाऊं। पूरे कॉलेज में मैं सबसे अलग और अच्छा दिखने वाला था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी गलत काम में शामिल हो सकता हूँ। वो मुझे अपने साथ कॉलेज ले गई थी, अपने मतलब के लिए, लेकिन मैंने उसकी चाल उसी पर उल्टी कर दी। घर आने के बाद उसने सोचा कि उसने बहुत बड़ा खेल खेल लिया है तुम्हें मेरे कमरे में भेजकर, लेकिन वह भी मेरे ही प्लान का हिस्सा था। उस दिन तुम मेरे बहुत करीब खड़ी थी, तुम्हारे सूट के अंदर से तुम्हारी धड़कनें तक मुझे महसूस हो रही थी। और सच कहूं तो मुझे खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन मुझे अपने प्लान के अनुसार चलना था। इसलिए मैंने अपने दिल की बात तुमसे नहीं कही। अब जब तुम मेरी पत्नी हो और हमारी सुहाग रात है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर सच पता हो। रैना ने कई बार कोशिश की कि मैं उसके करीब आ जाऊं, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि किसी लड़की का फायदा उठाऊं। उसने कई बार मुझे अकेले में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं खुद को बचा लेता था, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम थी। शादीशुदा होने का जो नाटक था, वो भी मैंने उससे बचने के लिए किया था, ताकि वो मुझसे दूर रहे। मैंने बेटी होने की बात भी इसी वजह से कही थी, और तुमने वो सब कुछ सुन लिया, जिससे तुम्हारे दिल में गलतफहमी बैठ गई। सरन की आवाज अब धीमी और सच्चाई से भरी हुई थी। वह आगे बोला, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जो सजा देनी है दे दो, मारो पीटो, लेकिन एक बार मेरे दिल को देखो, इसमें सिर्फ तुम्हारा नाम है। मैं सच में तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। और जहां तक तेजवीर की बात है, उसे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे नाम करोड़ों की संपत्ति है। मेरे माता पिता के मरने के बाद सरकार ने वह सारी संपत्ति अनाथ आश्रम को दे दी थी। जब मैं 18 साल का हुआ, तब वो सब मेरे नाम हो गई। वकील साहब ने मुझे बताया कि मैं करोड़ों का मालिक हूँ और अपनी माँ को लेकर अपने घर जा सकता हूँ, क्योंकि जिसने मुझे बिना लालच के पाला, उस दुर्गा का मुझ पर सबसे पहला हक है। इसलिए मेरी जिंदगी में सबसे पहला हक मेरी माँ का है और दूसरा हक तुम्हारा। अब बताओ चारुल, क्या तुम मुझे स्वीकार करती हो? ये सुनते ही चारुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना कुछ सोचे सरन के सीने से लिपट गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। आज मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में एक फरिश्ता हो। तुम्हारे अपने माता पिता नहीं थे, और फिर भी तुमने कई जिंदगियों को टूटने से बचाया, मेरी और दुर्गा माँ की। अगर मैं तुम्हें भगवान कहूँ तो भी कम होगा। इतना कहकर वह उसके पैरों में झुक गई और बोली, अगर मुझे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो और मुझे अपने पास रख लो। सरन, जो कब से उसे प्रेम करता था,
तुरंत उसे उठकर अपने सीने से लगा लिया और उसी पल उनकी सारी गलतफहमियां खत्म हो गई और उनकी जिंदगी सच्चे प्यार से भर गई। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।